गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट का एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है जिसको हम इंटीग्रेशन के टर्म में भी लिख लेते हैं। देखना बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं, ये ए पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर r1 है, ये बी पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर r2 है। ऑब्जेक्ट ए से एक पॉइंट पर गया, फिर दूसरे पॉइंट पर गया, फिर तीसरे पॉइंट पर गया। इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर ऐसे मूव करता हुआ जाता है। ऐसे कोई भी पाथ इस तरह का कवर कर लेता है। हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, हम इसको क्या ले लेते हैं, डेल आर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा भाई, डेल आर, सीधा हमने क्या लिखा था भाई, R2 माइनस R1 वेक्टर। बोलो लिखा था कि नहीं। अगर हम मान लीजिए इसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखें और यहाँ पर इसके अंदर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाले इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, मैं लिखता हूँ यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के टर्म में अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपने कहा डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू, जब आप डेल आर निकाल रहे हो तो आप ये कहोगे लिमिट डेल आर ए, लिमिट क्या लिखेंगे भाई, डेल आर टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। और उसके बाद हम क्या कर देंगे भाई, इन सभी का सम कर देंगे डेल आर आई। मतलब यहाँ से ये वेक्टर बना देंगे, हर एक वेक्टर का सम करते जाएंगे और फाइनली जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आई इज इक्वल टू 1 to n। जितने भी टर्न, जितनी भी बार ये बैंड हुआ है, धीरे धीरे करके हम इन सभी को ऐड करते हुए चले जाएंगे। समझ आ गया। और इसी को ही हम क्या लिखते हैं भाई, डी आर। अगर यहाँ पर मैंने ये तो क्या बताया भाई, इसको तो हमने बताया डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कह देता हूँ कि डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये कहता है कि डिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और उसके अंदर आपने मैग्नीट्यूड लेना है। डिस्टेंस को हम यहाँ डी से लिख देते हैं। डिस्टेंस को डी से लिखेंगे तो हम क्या कह देंगे भाई, लिमिट डेल आर आई टेंड्स टू जीरो। वेक्टर नहीं लगाना, यहाँ पर आपने समीशन कर देना है डेल आर आई, मतलब जितने भी पार्ट जुड़े हुए हैं आपने केवल इन्हीं का सम करना है, वेक्टर नहीं लगाना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे भाई, वेक्टर लगा रहे थे, तो हमारे पास जितनी भी टर्म आई थी वो वेक्टर की टर्म आई थी। यहाँ पर हम करेंगे डेल आर आई, जब हम इसका सम कर देंगे आई इज इक्वल टू 1 to n, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन सीधा किसका आएगा, डेल आर आई मैग्नीट्यूड। मतलब हम मॉडुलस टर्म ले रहे हैं, यहाँ वेक्टर नहीं ले रहे हैं, यहाँ सीधा ए से फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से जितने भी पार्ट से हम घूम कर गए ये वैल्यूज़ हम निकाल पाएंगे। मेरी बात समझ आ गई भाई। तो सबसे पहले आपने इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर वेक्टर लगा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, अगर वेक्टर लगाकर मैग्नीट्यूड लगा दिया तो डिस्टेंस शो करेगा। दूसरा पॉइंट आपने ये लिखा था डेल आर, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या होगा। तो भाई देखो, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा कैसे निकालेंगे, पढ़ा हुआ है आपने, R2 स्क्वेयर प्लस R1 स्क्वेयर माइनस 2R2 मल्टीप्लाई बाई R1 इंटू क्या लिख देंगे, कोस थीटा और इसका अंडर रूट। पढ़ा हुआ है कि नहीं भाई। तो यहाँ पर R1 R2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, उससे भी आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। काफ़ी बार देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है भाई। क्या पूछा जाता है भाई, आपसे मान लीजिए ये कहा जाता है कि अगर एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इफ़
a particle moves in circular path. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? What is the displacement in half circle? डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख देता हूँ इन डिस्टेंस। ये तो पहला था। दूसरा आपसे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस व्हेन इट कवर थीटा एंगल। जब वो थीटा एंगल कवर करे। एंड तीसरे पॉइंट में ये कह देता है फुल सर्कल। अब देखिए ध्यान से, आपने कहा कि एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ है, ए से बी गया हाफ सर्कल, पहले का सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखो, आपने कहा कि इसकी रेडियस आर ले लेते हैं। अगर ए से बी पॉइंट पर गया, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से तो 2r आ गया। इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ है, इनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस तो डायमीटर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? और अगर यहीं पर डिस्टेंस की बात करी जाए तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 2πr होता है ना एक सर्कल का, हाफ सर्कल का क्या हो गया? πr। मेरी बात समझ गए? सेकंड में क्या पूछा है? व्हेन इट कवर एंड थीटा एंगल। मान लीजिए ये ए से बी पॉइंट पर गया और इनके बीच में कितना एंगल हो गया भाई? थीटा। अब आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो मैं आपको बता रहा हूँ थीटा एंगल के लिए क्या हो गया भाई? अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये तो आर्क हो गई ना। अगर सेकंड के अंदर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? आर्क। आर्क इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस, मतलब थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया? आर हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा हम क्या कहेंगे? पहला पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? r2 हो गया। क्या लिख देंगे हम? r1 माइनस r2 वेक्टर। बोलो हो गया कि नहीं? अब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा और अंडर रूट। आपको पता है r1 का मैग्नीट्यूड r है, रेडियस है, r2 भी r है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर माइनस 2r स्क्वेयर कोस थीटा और अंडर रूट। यहाँ पर देखेंगे 2r स्क्वेयर कॉमन आ गया, क्या आया? 1 माइनस कोस थीटा अंडर रूट। और हमें पता है कि 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। हमने क्या लिख दिया? s इज इक्वल टू कितना आ गया? 2r साइन थीटा बाई 2। ये आ गया हमारे पास। अब तीसरे पॉइंट के अंदर आपसे पूछा जाए, तीसरे में, तो आप देखिए डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी भाई? डिस्टेंस s इज इक्वल टू 2πr, सॉरी s नहीं, d इज इक्वल टू, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि तीसरे में फुल सर्कल है, ए से घूम के गया और वापस ए पर ही आ गया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई? 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे भाई, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और ले लेते हैं भाई, देखिए ध्यान से। फाइंड द रेशियो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट if a particle moves
in a semicircular path of radius r from O to A। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। O पॉइंट, A पॉइंट, ठीक है। O to A इस तरह से सेमी सर्कुलर पाथ लेता है O to A। ये इसकी रेडियस हो गई और उसके बाद ये कहता है कि O to A and then move parallel to Z axis and cover R distance। Z एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो यूँ चलेगा एंड कवर R डिस्टेंस। और उसके बाद ये कहता है इस पॉइंट को B पॉइंट लिख दें भाई, कवर R डिस्टेंस टू B हो गया भाई। फाइनली इट मूव्स, एक और बता देता हूँ। फाइनली इट मूव्स, कहाँ पर बता दे भाई, इट मूव्स पैरेलल टू वाई एक्सिस लिख देता हूँ। पैरेलल टू वाई एक्सिस cover 2r distance y 2r distance BC। यहाँ से मैं यूँ बता रहा हूँ, ये C पॉइंट है और ये 2r डिस्टेंस कवर कर रहा है BC, y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ठीक है भाई। पहले मैं यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर यूँ आया। अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने तो तीनों चीज़ें ही निकालनी है। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करते हैं तो भाई सबसे पहली क्या हो गई, पाई आर प्लस अगली डिस्टेंस कितनी हो गई आर, उससे अगली डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। मतलब कितना हो गया भाई, पाई प्लस 3 इंटू आर हो गया डिस्टेंस। बोलो हो गया कि नहीं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप देखिए भाई, हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हमने तो मेरे हिसाब से तो OC निकालना है, OC वेक्टर। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से घूम के गया, पर हमने क्या निकालना है, OC वेक्टर निकालना है। अब OC वेक्टर कैसे निकलेगा ये समझना है। OC वेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि भाई अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल ले तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर हम क्या कहेंगे भाई, हेयर सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे OA। भाई OA क्या है हमारे पास, 2r है मेरे हिसाब से तो OA जो कि एक्स एक्सिस में है। उसके बाद अगर हम कहें फिर OA से कहाँ गया AB कितना गया भाई R गया, और उसके बाद AB से BC गया पैरेलल, BC कितना गया 2r। यही हमने पढ़ा है ना भाई। देन कोऑर्डिनेट ऑफ C, हमने तो कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ C। कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे ये आपने दिमाग में रखना है। हम क्या कहेंगे भाई, एक्स एक्सिस में कितना गया, आपने सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को डिसाइड करना है। मान लो आपका जो ये वर्टिकल प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, आप क्या जो इनिशियली जो आप गए थे वो आप एक्स वाई में चले गए यूँ, ठीक है। उसके बाद आप जेड एक्सिस में बाहर आ गए,
जेड एक्सिस में बाहर आने के बाद फिर आप जा रहे हो वाई एक्सिस में ऊपर। मेरी बात समझ गए? तो क्या किया आपने, एक्स एक्सिस के लिए क्या लिख दिया भाई, अगर आप एक्स एक्सिस की बात करते हो तो 2r हो गया। अब वाई एक्सिस में आप कितना ऊपर गए हो, वाई एक्सिस में भी आप 2r ऊपर गए हो। और जेड एक्सिस में कितना बाहर गए हो, जेड एक्सिस में आप r बाहर गए हो। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए सी के। हम क्या लिख देंगे, s इज इक्वल टू 2r i प्लस 2r j प्लस r k। भाई अब जिस एक्सिस में जितना चले हमने उसी के हिसाब से आई जे के लगा दिया ना। भाई एक्स एक्सिस में 2r, जेड एक्सिस में ओनली r, और वाई एक्सिस में अगेन 2r। समझ आ गया ना? तो हमने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो था वो हमने लिख दिया। अब हमने क्या कहा भाई, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम लिख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो आई कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4r स्क्वायर। जे कोफिशिएंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसका क्या हो गया हमारे पास अंडर रूट, मतलब 9r स्क्वायर अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास भैया, 3r। बोलो आया कि नहीं? हमने क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया, 3r। निकालना क्या था भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, d/s फाइंड आउट करना था। तो क्या हो गया भाई, 5 + 3 अपॉन कितना हो गया, इंटू r करेंगे अपॉन 3r, r से r कैंसिल, आ गया हमारा आंसर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था भाई। मेरी बात क्लियर है? अब उसके बाद देखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से मैंने बता दिए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो हमारा वेलोसिटी एंड स्पीड है। क्या है भैया, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम स्पीड से शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जिस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है इसी तरह से हम आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। जब आपको पता है, देखिए स्पीड क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला यही है, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स आप स्पीड को क्या लिखोगे भाई, स्पीड को आप कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि आपने किसी टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस को आपने चेंज किया है, दैट इज़ क्या हो गया हमारे पास, स्पीड हो गया। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है भैया, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई भाई, यूनिट हो गई। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो गया हमारे पास, मास तो है नहीं, लेंथ के लिए क्या लगाएंगे L1, टाइम के लिए T, और T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T माइनस। छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, हम इसके क्वांटिटी की बात करते हैं। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या बताया था भाई फॉर्मूला, हमने आपसे क्या फॉर्मूला बताया था भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया था। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम है, हमने क्या कहा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमेशा और हमेशा कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। और इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये स्केलर है बट आप इसको कभी भी कैसे नहीं बता सकते, नेगेटिव नहीं बता सकते। ये बात हमेशा याद रखनी है। इसी तरह एक आता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पार्टिकल की स्पीड को जब बताया जाता है, जैसे कि आप कार चला रहे हो और कार की स्पीड बतानी है तो ओडोमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है एट दैट टाइम, दैट इज़ द स्पीड। समझ आ गया? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट भी कह सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी at any instant
is called instantaneous speed. That is measured by odometer, आप बोल सकते हो किसी भी गाड़ी के लिए या किसी के भी लिए। समझ आ गया। एक आता है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आता है भाई? यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो इसके फॉर्मूले में क्या मिलेगा भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, स्पीड इंस्टेंटेनियस, उसमें मिलेगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल डी अपॉन डेल टी। इस तरह से मिलेगा। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, डेल टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड आपने लेना है वो इतना कम लेना है कि उसमें आपकी स्पीड ही चेंज ना हो। समझ आ गया। आगे आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करे, क्योंकि ये सब आपने पढ़े हुए हैं। व्हेन पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं भाई। देखिए भैया, अब हम एक लेते हैं भाई एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज स्पीड आपने काफ़ी बार पढ़ा है। एवरेज स्पीड मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है एक स्पेशल टाइम इंटरवल में, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम क्या कहेंगे भाई? एन ऑब्जेक्ट मूविंग and cover unequal distances in different time intervals, then V average is equal to total distance upon total time taken। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखिए क्या हो गया कि मैंने यहाँ पर वी एवरेज निकाला। क्या फॉर्मूला बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी कि जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है हर एक डिस्टेंस को आपने ऐड करना है और उसके बाद आपने उसका टोटल टाइम नोट करना है और उन दोनों को डिवाइड कर देना है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ और फॉर्मूले भी आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए, यहाँ पर मैं आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूले बताता हूँ, स्पेशल पॉइंट्स। ये तो आपने 9th क्लास तक भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ ए बॉडी कवर डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, इफ़ ए बॉडी cover different distance with different
ध्यान से देखिए, मतलब अगर कोई बॉडी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से कवर करे, फॉर एग्जांपल सपोज ए बॉडी कवर distances s1 s2 sn with speed v1 v2 vn रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि S1 जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो V1 से, S2 कवर की गई है V2 से, S3 कवर की गई है V3 से, इस तरह Sn कवर की गई है Vn से। समझ आ गया होगा। देन एवरेज स्पीड V एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो टोटल डिस्टेंस, क्या था फॉर्मूला भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला नहीं भूलना है। अगर हम ये फॉर्मूला लिखें S1 प्लस S2 प्लस अप टू क्या करना पड़ेगा Sn अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा भाई Tn। अब हम यहाँ से V एवरेज निकालेंगे, S1 प्लस S2 प्लस अप टू क्या हो गया भाई Sn अपॉन, अब देखिए ध्यान से T1, भाई हमने कहा कि S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर की गई है। अगर S1 डिस्टेंस V1 से कवर की गई है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस S2 अपॉन V2 प्लस अप टू क्या लिख देंगे बेटा Sn अपॉन Vn, क्योंकि हमें पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी तो होता है ना, तो हमने यहाँ से ये फॉर्मूला निकाल दिया। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इसी में, अगर मान लीजिए ये सब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल की गई है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, तो क्या होगा, इफ़ equal distances travel by body with different speeds v1 v2 अप टू vn, उस केस में क्या होगा भाई, v एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा s प्लस टू क्या हो जाएगा बेटा n टाइम्स हो जाएगा कि नहीं, अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा बेटा s अपॉन vn। बोलो होगा कि नहीं। हम क्या कर देंगे बेटा n मल्टीप्लाई बाई s, यहाँ से s कॉमन आ गया तो क्या आ गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन vn। s से s कैंसिल हो गया, हमने क्या लिख दिया इसको, v एवरेज इज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस अप टू 1 अपॉन vn। मेरी बात समझ गए। तो इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनिक मीन। दैट इज हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड इफ we take only two distances, we take only two distances
अगर मान लीजिए आपने केवल 2 ही डिस्टेंस ली तो स्पीड भी 2 ही होंगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है और दूसरे से तीसरे पर, या फिर एक से दूसरे पर जाता है दूसरे से वापस पहले पर आता है। जैसे कि एक बस स्टैंड, एक जो बस है एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पर जाती है, फिर दूसरे स्टैंड से वापस पहले स्टैंड पर आ जाती है, या कोई ट्रेन का इस तरह का एग्जांपल लिया जाए। मतलब केवल 2 ही डिस्टेंस ट्रैवल की जाए तो उस केस में मैं आपको बता देता हूँ, देन वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 2 ही डिस्टेंस ट्रैवल होगी तो इनकी जगह क्या आ जाएगा 2, और यहाँ नीचे क्या आएगा बेटा 1/v1 प्लस 1/v2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा v1 v2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा v1 प्लस v2। तो यहाँ हम ये v एवरेज का सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो केवल 2 के बीच में ही ट्रैवल कर रहा है, जो 2 इक्वल डिस्टेंसेस के बीच में ट्रैवल कर रहा है, मतलब A से B पॉइंट पर गया फिर B से वापस A पर आ गया, ये ध्यान से समझना है। जब ये केवल 2 के बीच में ही ट्रैवल कर रहा है तो हम क्या कहेंगे भाई कि वी एवरेज सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हम सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, हम एवरेज देखते हैं, डिफरेंट स्पीड्स देखते हैं और फिर सभी स्पीड्स का सम करके n से डिवाइड कर देते हैं। ये एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वी एवरेज का फॉर्मूला हम आपसे पढ़ा चुके हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ आ गया होगा। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ भाई, इसी के साथ ही देखिए ध्यान से। अब देखिए अगला पॉइंट मैं बताता हूँ, इफ बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, इफ बॉडी मूविंग with different speeds in different time interval, different time interval। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया जाए लेट बॉडी ट्रेवल v1 v2 v3 up to vn speeds for interval t1 t2 up to tn respectively। ठीक है, देन वी एवरेज। बेटा हमने तो वी एवरेज में क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। तो हमें पता होना चाहिए बेटा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है, मालूम होना चाहिए। तो क्या कहेंगे भाई v1 स्पीड से t1 टाइम तक चला है तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, मतलब s1 इज इक्वल टू v1 मल्टीप्लाई बाई t1, s2 इज इक्वल टू v2 मल्टीप्लाई बाई t2। इसी तरह से sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vn मल्टीप्लाई बाई tn। बोलो कह सकते हो कि नहीं। तो s1 प्लस s2 प्लस s3 यही करना होगा, v2 t2 प्लस अप टू क्या लिख दिया vn tn अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है तो सीधा टाइम पीरियड लिख ही देंगे। तो देखिए हमने दोनों फॉर्मूले जो आपसे बताए हैं उनमें हमने आपसे ये समझाने की कोशिश की है कि जो आपको चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि गिवन मिले। अब इसी का अगर आप स्पेशल केस लिखना चाहो, इसी में अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इफ़ वी टेक इक्वल टाइम इंटरवल, इफ़ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू अप टू tn विच इज इक्वल टू t, मतलब हर एक टाइम इंटरवल अगर सेम हो तो यहाँ t लिखना पड़ेगा, t कॉमन आ जाएगा, यहाँ t प्लस n टाइम्स करेंगे तो t मल्टीप्लाई बाई n आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देन वी एवरेज आप सीधा लिख सकते हो v1 प्लस v2 प्लस अप टू प्लस vn अपॉन क्या बच गया n। अब आप सोच रहे हो सर थोड़ी देर पहले आपने मना किया था कि इनका डायरेक्ट सम नहीं होगा। इनका डायरेक्ट सम होगा, पर किस केस में होगा कि जब वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करे
पर उन वेलोसिटीज़ को कवर, उन वेलोसिटीज़ के लिए जो टाइम इंटरवल है वो हर एक केस में क्या है, सेम है। अगर वो हर केस में सेम रहेगा तो आप इनका अर्थमेटिक मीन कह सकते हो। हम इसको क्या कह देंगे, दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी। समझ आ गया? जो वेलोसिटीज़ हैं उनका अर्थमेटिक मीन आप निकाल सकते हो किस केस में, जब आपने टाइम इंटरवल सेम ले रखा हो। समझ आ गया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट का जो टाइम इंटरवल है अगर वो आपने सेम लिया हुआ है तो आप इनका अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा हमने आपसे स्पीड बताई है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे भाई? वेलोसिटी की। देखिए वेलोसिटी के बारे में हम आपको बताते हैं। वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है भाई, अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब हम पोजीशन की बात करते हैं विद डायरेक्शन, ये बात ध्यान रखनी है। क्या कहेंगे हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time in a given direction is called velocity। ये कहता है कि डायरेक्शन के साथ, मैंने पोजीशन का लिखा है मतलब आप सीधा लिख सकते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या कह देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और यूनिट्स की बात करें तो सीधी बता देते हैं, वही मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, m0 L1t-1। अगर हम यहाँ बात करें क्वांटिटी की तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमने इसके पॉइंट बता दिए हमने, क्लियर। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। जब आपसे कहा जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या कहा जाए भाई, क्योंकि इनके बारे में मालूम होना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ध्यान से समझना है अब ये क्या होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ ए बॉडी cover equal displacement in equal interval of time। A body cover equal displacement in equal interval of time। ये ध्यान रखना, is said to be uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम क्या कहेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। अब एक आता है भाई वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव कर रहा है और ये क्या कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ कर रहा है, मीन्स आइदर स्पीड चेंज कर दे बीच में, डायरेक्शन चेंज, मान लो स्पीड चेंज ना करे केवल डायरेक्शन चेंज कर दे, और बोथ चेंज या फिर दोनों चेंज कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख भी सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज कर दे, या तो उसकी स्पीड बदल जाए, या उसकी डायरेक्शन बदल जाए, या फिर दोनों ही बदल जाए, तो हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आप आज के लेक्चर में आप यहाँ तक पढ़ना, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू।